तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 405 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था जो एली जैंग होता है एंशन पहुंच चुका होता है वहां पे कब्जा करने के लिए। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो एली होता है उसके सामने हडसन अहान खड़ा होता है। एली हडसन को कहता है, मैं चाहता हूँ तो एंशन मेरे हवाले कर दे। हडसन अपनी जैकेट निकालते हुए कहता है, साले हरामजादे, क्या अभी तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? तुझ जैसा इंसान जिसकी आंखों में मुझे जिंदगी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तुझ जैसा इंसान मुझसे कभी भी नहीं जीत सकता। तू बोल रहा है तू यहाँ एंशन में बिजनेस करने के लिए आया है, लेकिन मुझे लगता है मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पे तूने काफी ज्यादा हंगामा मचाया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए एंशन में कब्जा करने की उम्मीदें छोड़ दे। और हडसन अभी पूरी तरह से तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। इसके बाद वैरन एली को कहता है, ध्यान से एली, ये हडसन अहान है एंशन का, ये जैकी ली से भी ज्यादा ताकतवर है। और जैकी ली वही है जिसने डेरेक और मैक्स को अकेले ही हरा दिया था। हडसन अहान ने अपनी पूरी जिंदगी भर अपने मुक्के को ही मजबूत बनाया है। ये हरामजादा एक बार डैनियल पार्क को भी हराने में कामयाब रहा है। इस बात का ध्यान रखना कि इससे दूरी बना के फाइट करना, क्योंकि इसके मुक्के काफी ज्यादा खतरनाक हैं। एली, क्या तुम मेरी बात समझ गए? लेकिन अभी वैरन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो एली होता है वो पहले ही हडसन के साथ फाइट कर रहा होता है। एली को वैरन की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। अभी हडसन और एली दोनों एक दूसरे के मुक्के बजा रहे होते हैं और हडसन मुक्का खाने के बावजूद भी बोल रहा होता है, तो तू मुझसे आमने सामने का मुकाबला करना चाहता है? तुझे देख के ऐसा लगता है कि तू डैनियल पार्क के ही जितना ताकतवर है, लेकिन तूने यहाँ पे एक गलती कर दी। तू उस वक्त ही हार गया था जब मेरा पहला मुक्का तेरे मुंह पे पड़ा था। अभी जो हडसन होता है उसने तो एली के मुक्के को झेल लिया होता है, लेकिन हडसन के मुक्के से एली की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। एली के चेहरे में अभी कोई भी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी एली अपनी जगह पे खड़ा होता है। और हडसन का मुक्का खाने की वजह से एली को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है। हडसन कहता है, क्या मेरे सीधे हाथ का मुक्का खाने के बावजूद भी अब भी तू खड़ा है? लेकिन फिर भी तुझे इस मुक्के से काफी भारी चोट पहुंची है। ये फाइट पहले ही खत्म हो चुकी है। और भाई लोग, अगर आपको याद नहीं तो आपको याद दिला देता हूँ कि हडसन के सीधे हाथ का मुक्का काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इतना खतरनाक कि वो किसी को नॉकआउट भी कर सकता है सिर्फ एक ही मुक्के से। अभी हडसन एली को कहता है, तू मुझसे आमने सामने की फाइट कर रहा है, आखिर तुझे कहाँ की जल्दी थी? ये तो पक्की बात होती है कि एली की अभी हालत खराब हो चुकी होती है हडसन का मुक्का खा के, लेकिन फिर भी अभी एली उस पल का सीन याद कर रहा होता है जब यूजिन ने उसको कहा था, एली जैंग, मैं तुम्हें पूरे 3 महीने देता हूँ, पूरे 3 महीने 5th एफिलिएट को शियोल के बाहर ठीक से चलाने के लिए। 3 महीने तुम्हारे लिए काफी होंगे, है ना? वैसे भी ये बिजनेस प्लान तुम्हारा ही है, मैं तुम्हें 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं दे सकता। लेकिन तभी एली अपनी जैकेट निकालते हुए यूजिन को कहता है, 1 महीना, इस काम के लिए 1 महीना काफी होगा। यूजिन कहता है, क्या तुम इस काम को 1 महीने में कर दोगे? एली कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये काम जितना ज्यादा जल्दी हो जाएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा, है ना? यूजिन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन क्या सच में 1 महीना तुम्हारे लिए काफी होगा? एली कहता है, हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें हॉस्टल को 1 बिलियन वॉन पैसे भेजने होंगे। यूजिन कहता है, और भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? एली कहता है, तुम भी और मैं भी ये काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें 5th एफिलिएट के बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की कितनी ज्यादा जल्दी है। और अगर 5th एफिलिएट का बिजनेस 2 महीने पहले ही कामयाब हो गया, उसके मुकाबले में 1 बिलियन वॉन पैसे कुछ भी नहीं है। मैं 1 महीने में इस काम को खत्म कर दूंगा, तुम हॉस्टल को पैसे भेज दो। इसके बाद यूजिन कहता है, तुम 3 महीने के काम को 1 महीने में करने की बात कर रहे हो। ये काम करने में तुम्हारे सामने जो भी परेशानियां आएंगी, क्या तुम उसका सामना करने के लिए तैयार हो? क्या तुम ये काम सच में 1 महीने में कर पाओगे? क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारी फैमिली ही कारण बनेगी तुम्हारी मौत का। और ये बात यूजिन ने इसलिए बोली होती है क्योंकि उसको पता होता है कि एली का सामना हडसन अहान से हो सकता है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं। अभी जो हडसन होता है एली के एक और मुक्का मारते हुए कहता है, ये आया मेरे सीधे हाथ का दूसरा मुक्का। और हडसन एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है एली के पेट में, और इस मुक्के में एली की हालत सच में काफी खराब हो जाती है। लेकिन इसके बाद हडसन एक और मुक्का मारता है सीधे हाथ का और कहता है, एक और बार करते हैं, मेरे सीधे हाथ का तीसरा मुक्का। और ये वाला मुक्का जब एली के पेट में पड़ता है तो वो मुंह से खून थूक देता है। वैसे तो हडसन का एक ही मुक्का काफी होता है किसी को अनकॉन्शियस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एली के 3 मुक्के पड़ चुके होते हैं। अभी हडसन बोल रहा होता है, पहले मुक्के से तुझे चक्कर आने लगे थे, दूसरे मुक्के से तेरी हड्डियों में क्रैक आ गया था, यही थी मेरी ताकत, मेरे मुक्कों से कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि डैनियल पार्क भी मेरे मुक्के को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, लेकिन तू 3 मुक्के खाने के बावजूद भी अब भी मुझसे फाइट
फाइट करना चाहता है। और यार ये काफी ज्यादा कमाल की बात होती है, अभी जो एली होता है वो 3 मुक्के खा के भी अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता। एली के मुंह से अभी खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एली हडसन के एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और हडसन दोबारा से तैयार हो जाता है एली के एक और मुक्का मारने के लिए और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इस बंदे से काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, ये काफी ज्यादा निराशाजनक है, मैंने सोचा नहीं था ये इतनी आसानी से हार जाएगा। और हडसन अभी एली के मुक्का मारते हुए कहता है, अब इसे ध्यान से देख, अब मैं तेरी अपने पूरी पावर से मुक्का मारने वाला हूँ। गुड बाय एली जैंग, मैंने सोचा नहीं था तू इतनी जल्दी हार जाएगा। और अभी एली के मुंह पे बस एक मुक्का पड़ने ही वाला होता है और हडसन अपने मन में बोल रहा होता है, तो क्या बस इसके अंदर इतना ही दम था? क्या यही है गैंगडोंग का लेजेंड? लेकिन तभी जो एली होता है अपनी जैकेट उठा के हडसन के मुंह पे फेंक देता है, जिससे कि हडसन को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। और इस बात का फायदा उठा के एली एक लात मारता है हडसन के मुंह पे। हडसन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इतनी देर से यही प्लान बना रहा था? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक पुराना सीन देखते हैं। अभी टॉम ली पहाड़ों की वादियों में बैठ के आराम से सूप पी रहा होता है और कहता है, फाइट से अपना ध्यान हटा लेना, किसी भी फाइट में ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। एक जंगली जानवर सामने वाले की वो कमजोरी देख लेता है जिससे वो उससे जीत सकता है। अगर तुम सामने वाले की कमजोरी को देख सकते हो तो तुम्हारा जीतना आसान हो जाता है। ये कोई फाइटिंग का ऐसा लेसन नहीं है जिसको हर कोई सीख सकता है, लेकिन एक मिनट, एक ऐसा इंसान है जो मेरे सारे सिखाए हुए लेसन्स को दिल से समझता था। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो भी यही रहा होता है। एली की जैकेट की वजह से जो हडसन का हल्का सा ध्यान भटका था, उसकी वजह से अभी हडसन को भारी कीमत चुकानी पड़ रही होती है। एली ने अभी बस हडसन के मुंह पे एक लात मार के ही उसको छोड़ा नहीं होता। इसके बाद एली हडसन की गर्दन में अपनी जैकेट लपेटता है और अपने दोनों पैरों से हडसन के पेट में लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है, जिससे हडसन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और हडसन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मैं एक पल के लिए लापरवाह हो गया था, नहीं, इसने मेरे साथ चाल चली थी जिससे मैं लापरवाह हो गया था। अभी एली ने अपनी जैकेट से हडसन का पूरा सर पैक कर दिया होता है। इसके बाद हडसन को जमीन से उठा के उसके सर पे अपना घुटना दे मारता है। इसके बाद हडसन के मुंह पे एक और लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है और हडसन के वापस से जमीन में गिरते ही एली हडसन की बॉडी को मोड़ के उसको एक लॉक दे देता है, जिससे हडसन का भी दम घुट रहा होता है और वो तड़प रहा होता है। हडसन की अभी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। हडसन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, इसको पता था मुझे अपने ऊपर कितना ज्यादा विश्वास है, इसीलिए इसने मुझे झूठा विश्वास दिया जिससे मुझे लगा कि मैं इससे जीत चुका हूँ। इसने जानबूझकर मुझसे आमने सामने की फाइट करी जिससे मुझे ऐसा लगे कि ये मुझसे हार जाएगा। ये डैनियल पार्क से अलग है। मेरा दिमाग जिस तरीके से काम करता है, इसने उस चीज का फायदा उठाया है। इसका प्लान एक परफेक्ट प्लान था, इसके प्लान में कोई भी कमी नहीं थी। अब मुझे समझ आया इसे गैंगडोंग का लेजेंड क्यों कहते हैं। इसके बाद जो एली होता है वो हडसन की गर्दन तब तक घोटता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। और एक टाइम ऐसा आता है जब हडसन छटपटाना छोड़ देता है और तब एली उसको जमीन में छोड़ देता है, यानी कि हडसन का हो चुका होता है काम 25। हडसन को निपटाते ही जो एली होता है उठता है और वैरन को कहता है, कम ऑन, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी जो वैरन होता है एली के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, ओए आखिर ये सब क्या था? आखिर तू खुद को इतना ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? मैंने तुझे कहा था उसके मुक्कों का ध्यान रखियो, तो उसके मुक्कों से दूर रह के भी उससे फाइट कर सकता था, या फिर तू चाहता तो फाइट से पीछे भी हट सकता था। लेकिन तभी एली कहता है, ये एक काफी ज्यादा स्किल्ड बंदा है, मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता था जिससे मैं इस फाइट को जल्दी से खत्म कर सकता था। अगर इसका ध्यान फाइट से ना हटता तो मेरे अटैक्स का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। मुझे ये सब कुछ जल्दी करना था क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करूंगा तो मैं 1 महीने में इस काम को खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैंने यूजिन से वादा करा है कि मैं 1 महीने में इसको खत्म कर दूंगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे ये जल्दी करना होगा, और ये करते हुए अगर मेरी बॉडी की हालत खराब हो भी जाती है तो होने दो। तो खैर हडसन को निपटाने के बाद जो एली और वैरन होते हैं यहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हडसन लोगों के बार का सीन, और यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में पड़ा होता है जमीन में चैनिंग चोई और जैकी ली, और ऑब्वियसली इनकी ऐसी हालत करी होती है सैमुअल सियो ने। सैमुअल अभी इनके बगल में बैठा हुआ होता है और कहता है, माय गुडनेस, लगता है इनके जले हुए पे मैंने नमक छिड़क दिया है। इनके पहले ही काफी सारी पट्टियां बंधी हुई थी, अब इन्हें और बंधवानी पड़ेगी। अबे सालो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरा दिमाग खराब मत करो। लेकिन तभी यहाँ बार के अंदर एली और वैरन आते हैं और सैमुअल इन दोनों को देख के कहता है, ओ माय, जरा देखो तो यहाँ पे कौन आया है। यहाँ पे आया है 5th एफिलिएट के प्रेसिडेंट। अगर तुम यहाँ पे हो तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि तुमने अनशन के सूरज को खत्म कर दिया है। एली कहता है,
हडसन अहान अनकॉन्शियस हो चुका है। मुझे बता अब हडसन के साथ का कौन सा बंदा बचा है जिसको फोड़ना बाकी है। इसके बाद हम देखते हैं चैनिंग चोई और जैकी की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और चैनिंग फटी हुई हालत में कहता है, आखिर तुम लोगों की दिक्कत क्या है? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम यहाँ बार में थोड़ी सी बियर वगैरह ही तो बेच रहे थे। हम तो कभी सियोल के ऊपर हमला करने की सोचते भी नहीं। आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें हमसे चाहिए क्या? लेकिन तभी जो एली होता है अपने सूटकेस से चैनिंग के सामने 1 बिलियन वॉन मनी फेंक देता है और चैनिंग 2-3 गड्डियों में झपटते हुए कहता है, क्या तुम बस हमें ये दे रहे हो? आखिर तुम हमें इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हो? ये तो असली का पैसा है। अभी यार चैनिंग 1 बिलियन वॉन पैसे लेके काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, इसलिए वो इन पे झपट गया था। लेकिन तभी एली चैनिंग के पास आता है और कहता है, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ। तुम लोगों को 1 महीने के अंदर इस 1 बिलियन वॉन का 10 बिलियन वॉन बनाना है। एली की बात सुन के अभी चैनिंग का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अभी चैनिंग हैरान होके कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हम 1 महीने में 10 बिलियन वॉन नहीं कमा सकते। एली कहता है, एंशन में अपना बिजनेस बढ़ा, फिर लोगों को वहाँ पे पैसा उधार दे, जवान लड़कियों को, तेरे स्टाफ को, तेरे कस्टमर्स को, डीजेस, हॉस्टेस, चाहे जो भी हो, जो कोई भी तुझे मिले, अगर वो लोग तुझसे पैसा उधार लेने से मना करते हैं तो फिर उनको ड्रग्स की आदत डलवा या फिर उनको जुआ खेलने की आदत डलवा। उनको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर जहाँ पे उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उन्हें पैसे उधार दे। मैं तुझे सिखाऊंगा कि उनको पैसे उधार कैसे देने हैं और उसके बाद उनसे वापस पैसे जमा कैसे करने हैं। जो तरीके मैं तुझे बताऊंगा उसकी मदद से तू उन लोगों से 10 गुना ज्यादा पैसे वापस लियो। चैनिंग कहता है, क्या होगा अगर हम 1 महीने में 10 बिलियन वॉन नहीं कमा पाए? एली कहता है, अगर ऐसा हुआ तो एंशन तबाह हो जाएगा और तुझे बता दूं, भागने का कोई भी फायदा नहीं होगा। हमारा काम काफी सारे जॉब सेंटर्स में फैला हुआ है। अगर तुम लोग भागे तो तुम्हें पकड़ना हमारे लिए किसी बच्चे के खेल जैसा होगा। अगर 1 महीने के अंदर तुमने 10 बिलियन वॉन नहीं दिए तो तुम सबके सब जान से मारे जाओगे। चैनिंग कहता है, लेकिन क्यों? ये तो अत्याचार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन जिस समय एली यूजिन को इस प्लान के बारे में बता रहा होता है। उस वक्त जो यूजिन होता है एली को कहता है, तो बताओ 5th एफिलिएट का तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है? एली कहता है, ये एक पैसे उधार देने का बिजनेस है। यूजिन कहता है, क्या पैसे उधार देने का बिजनेस? एली कहता है, अभी वर्कर्स के पास काफी सारे पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं, हम शियोल की बाहर के गैंग्स को वो पैसे उधार देंगे। यूजिन कहता है, क्या वो पैसे उधार लेंगे? एली कहता है, नहीं वो नहीं लेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हम उन्हें जबरदस्ती पैसे उधार देंगे और ये काम करने के लिए मुझे इस प्लान में डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो पैसे हम उन्हें उधार देंगे उसका 10 गुना हम उनसे वापस लेंगे। यूजिन कहता है, अच्छा प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर वो भाग गए तो? एली कहता है, नहीं वो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं भी भाग नहीं पाया था। यूजिन कहता है, कमाल है, क्या तुम अपने परिवार के लिए इतना नीचे गिर सकते हो? ये सच में एक कमाल की बात है, एक फैमिली का हेड होना। क्यों, मैंने सही कहा ना? अपने परिवार का पेट भरने के लिए तो उन सारे लोगों के लिए गन बनने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे, तुम ये सब कुछ करने के लिए अपनी इंसानियत को पीछे छोड़ रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूथ कंस्ट्रक्शन साइट का सीन। यहाँ पे अभी डायरेक्ट, मैक्स और शैली होते हैं और साथ में अभी यहाँ पे होता है हमारा जेस पार्क। जेस कहता है, हमने एली जैंग के बारे में सुना है, तो उसने वर्कर्स ज्वाइन कर ली। अभी कुछ ही समय पहले तो हमने अपनी अलायंस बनाई थी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इतनी जल्दी धोखा देने की? हमें धोखा देने के बाद तुम सीधा हमसे मिलने के लिए यहाँ पे चले आए। क्या तुम हमारे साथ जंग करना चाहते हो? और इस वक्त यहाँ पे बर्न नकल के काफी सारे बंदे होते हैं और साथ में वास्को की छुपी हुई गर्लफ्रेंड भी, जिसको सब सोचते हैं कि वो लड़का है। जेस कहता है, क्या तुम्हें लगता है बर्न नकल तुमसे दोबारा से हार जाएगी? तभी मैक्स कहता है, देखो बर्न नकल, मुझे लगता है हमारे बीच में कोई गलत फहमी है। लेकिन शैली मैक्स के कंधे में हाथ रखती है और कहती है, मैक्स तुम चुप हो जाओ। बर्न नकल के जेस पार्क, इस वक्त हॉस्टल की हेड मैं हूँ, इसलिए सही यही होगा कि मैं बर्न नकल के हेड से बात करूं। हम तुमसे यहाँ पे एली जैंग के बारे में बात करने आए हैं। अभी जो वास्को होता है वो भी यहीं पे बगल पे बैठा हुआ होता है। जेस कहता है,
बॉस तुमने इसकी बात सुनी ना, तो बताओ तुम क्या सोचते हो। इसके बाद वास्को उठता है और अपनी जैकेट पहनते हुए कहता है, मैं इसकी बात सुनूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। और यार इस समय जो अपना वास्को भाई होता है उसका पूरा लुक चेंज हो गया होता है और वास्को इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।